इसमें एक तरीके का बदलाव आपने पढ़ा कि कैसे मेथड्स चेंज हो रहे थे, बिहेवियरल से न्यू बिहेवियरल, सिमिलरली ओल्डर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से न्यू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ये सारे चेंजेस आते हैं। उसी तरीके से इन द comparative politics another change comes in which we know as that, so when we compare, एक आइडिया आया कि what kind of comparison we do, okay? So हमने लास्ट वीडियोस में केसेस का पढ़ा था, केसेस, नंबर ऑफ केसेस, या फिर केस इसी से रिलेटेड है that when we compare, so we either compare more than one countries, or we compare many countries, or we just pick one countries. All right, so there is a concept called small n large n, right? This is how we compare the political compare in comparative politics, right? So what does this mean, large and small n? Okay, so this is, remember, n is the cases, n represents number of cases, right? So small n का मतलब होता है जहां पर आपके केसेस बहुत कम हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, या मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। लार्ज एन का मतलब होता है जहां आपके केसेस 50 हो, 60 हो, 100 हो, इस तरीके से। और केस का मतलब क्या है कि आपके केस स्टडी। एक एग्जांपल कि अगर आप स्मॉल एन स्टडी करना चाहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, इसका ये मतलब हुआ कि आप 5 देशों को पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो यू वांट टू कंपेयर से गवर्नमेंट फंक्शनिंग इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि गवर्नमेंट एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैसे काम करता है, ऑफ से ब्रिटेन, इंडिया, कनाडा। ऑलराइट, तो ये 3 हो गया, तो ये स्मॉल एन हो गया। बट नाउ यू वांट टू कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, या फिर इलेक्शंस को लेकर कि आप 50 देशों के, 50 लोकतांत्रिक देशों के इलेक्शन कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको कंपेयर करना चाहते हैं। तो आप 50 देश ले रहे हो। ऑलराइट, सो एक जगह आप बस 3 ले रहे हो, बट इन 50, ओके, तो जहां केस स्टडीज बहुत बढ़ जाएंगे उसको लार्ज एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट, इतना क्लियर है? नाउ मूव अहेड, बट दिस इज नॉट द ओनली वे। राइट, सो in comparative politics we saw that in the 1950s, when many of the countries got their independence, जब बहुत सारे देश आज़ाद हुए, अब जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया भी एक कॉलोनी था ब्रिटेन का, हम भी आज़ाद हुए, इस तरीके से बहुत सारे देश आज़ाद हुए। तो जो उस समय के विकसित देश थे, जैसे कि अमेरिका हो गया, खास करके अमेरिका उस समय, ऑलराइट, क्योंकि यूरोप डिक्लाइन पे था, तो अमेरिका को जिज्ञासा हुई हमारे समाज को जानने की, हमारे देश को जानने की। तो अमेरिका ने हम जैसे देशों को पढ़ना शुरू किया। ऑलराइट, तो इन 1950s दे हैड दिस इंक्विजिटिवनेस टू अंडरस्टैंड दीज कंट्रीज फॉर वेरियस रीजन्स, बहुत वजहों से। हो सकता है कि बस एक एकेडमिक इंटरेस्ट हो सकता है कि उन्हें कुछ ऐसी जानकारी चाहिए थी जिनसे वो डिसाइड कर सके कि किस तरीके का फॉरेन रिलेशंस स्टैब्लिश करना है। ओके, बायलैटरल रिलेशन या ट्राइलैटरल रिलेशन या मल्टीलैटरल रिलेशंस, या फिर स्ट्रैटेजिक रिलेशन होना चाहिए इंडिया से। सो उनके लिए दे नीड टू अंडरस्टैंड द कंट्री, द सोसाइटी, देन दे विल डिसाइड। तो इसीलिए 50s में ऐसे स्टडीज शुरू हुए जहाँ पर कि आप या कोई और एकेडमिशियंस सिर्फ एक देश को पढ़ना चाहता था। ठीक, सो वो इंडिया को पढ़ना चाहते थे, या फिर श्रीलंका को, या फिर पाकिस्तान को पढ़ना चाहते थे। एंड यू विल सी दैट इन 50s सच स्टडीज इमर्ज्ड। राइट, इंडिया को लेकर बहुत सारे स्टडी हुए, एंड मेनी ऑफ देम हैड स्टडीड अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी इन द 1950s। उनमें से कई लोगों ने बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाए कि इंडियन डेमोक्रेसी विल कोलैप्स इन 10 years। किताबें हैं ऐसी, कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया में डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं हो पाएगा, ऑल दीज थिंग्स। सो यू हैव टू
फोकस ऑन कि वो बस एक देश को पढ़ रहे थे. When they were trying to understand a political system, so they were just trying to study India. Similarly, some of them were trying to just understand Brazil, some of them were just trying to understand say Germany, कि post World War II Germany कैसा है. All right, some of them were just trying to understand some other countries. So the focus was one country. All right, focus on one country, सिर्फ एक country. Right, so these studies were usually called one country study. Right, one country study. So these countries, these studies was what? Very specific in nature. क्योंकि आप सिर्फ एक देश पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उस पर आपको उसके बारे में आपको जानना है. इट विल बी वेरी डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो. ये डिस्क्रिप्टिव भी होगा. ऑलराइट, सो इट विल बी स्पेसिफिक, इट विल बी. सो वन कंट्री स्टडी will be specific, descriptive, detailed. Okay, and this was what was happening. क्योंकि आपको सिर्फ एक देश पढ़ना है, उसके लिए आप 5 साल 10 साल भी टाइम लगाते थे. And then they will come up with certain conclusions, certain hypotheses, certain outcomes. So, but as comparative politics developed, so ऐसे studies की criticisms होने लगे. क्योंकि criticisms इसलिए हो रहे थे क्योंकि academicians एक देश को पढ़ते थे और उनसे वो एक generalization करने की आदत बन गई, theorize करने लगे थे वो. alright, तो वो पढ़ते थे इंडिया को और फिर वो इंडिया के बारे में कंक्लूजन देते थे कि इंडियन डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पर पोवर्टी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है और इतने लोग हैं कि स्टेट कैपेसिटी इतनी है नहीं कि सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सके. सो विद इन 10 years और 12 years लोगों की डिससेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगी एंड दे विल revolt against the government and therefore democracy will collapse. So वो उन्होंने सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ा but they came out with a very general idea कि गरीब देशों में या फिर वैसे देश जहाँ की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगा. दिस इज अ वेरी जनरल आइडिया. दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सो वो एक देश को पढ़कर कहते थे ऐसे सबके बारे में यही है, सही है. राइट, और ये they were influenced by this Americanization. okay, hegemon अमेरिका. इसलिए आप देखते हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे देश में जिस तरीके से डेमोक्रेसी डेवलप हुआ वैसे ही पूरी दुनिया में होना चाहिए डेमोक्रेसी डेवलप. तो उन्होंने अपने थॉट को हम पर डालना शुरू किया और उनका एक ऑलरेडी आइडिया था और दे वर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट इट. ओके, तो उन्होंने हमें केसेस की तरह इस्तेमाल किया, हमें बस एग्जाम्पल्स की तरह इस्तेमाल किया. सो बट एक क्रिटिसिज्म्स आया कि आप एक केस के बेसिस पर कैसे कह सकते हैं कि ऐसा ही होने वाला है. ओके, सो सेकेंड काइंड ऑफ स्टडीज बिगैन जिसको कि हम कहते हैं फ्यू केस स्टडी. राइट, तो इसमें एकेडमिशियंस वर नॉट डूइंग वन. ठीक है, तो एक को नहीं करते थे, दे वर पिकिंग 4, 5, 6, 7 इतने कंट्रीज. ओके, सो दे वर ट्राइंग टू पिक मोर देन 3, 4, 5 कंट्रीज. जैसे कि गैब्रियल एल्मंड ने 5 देशों को उठाकर स्टडी किया. ओके, वी विल डिस्कस इन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एंड ऑल्सो द सिविक कल्चर. हम पॉलिटिकल कल्चर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, या फिर सोशलाइजेशन, ये सब में. सो when the number of cases are more than 1 but less than 20, it is called few case studies. इसका आइडिया था कि you are comparing 5 countries.
के और 4 कंट्रीज एंड देयर पॉलिटिकल सिस्टम। ऑलराइट, तो अगर ये 5 कंट्री हैं तो आप इनके पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करेंगे, देयर गवर्नमेंट, their status of democracy, their idea, and based on that you will come up with conclusions. All right, or you will come up with certain ideas which can be also, you can generalize, right? So your generalization of idea will be based on 5 country, 6 country, 10 country. Any day it was supposed to be a better idea than doing just one country. Alright? For instance, मेडिकल साइंसेज में क्या होता है कि अगर एक केस डॉक्टर के पास आता है कि डॉक्टर हर दिन 100 मरीजों को देख रहा है और एक व्यक्ति को आया जुकाम, बुखार, सर्दी, खांसी, तो डॉक्टर तुरंत ये कंक्लूजन नहीं निकाल लेगा कि अभी फ्लू फैल रहा है, ऑलराइट, और इट इज अ सीजन ऑफ वायरल। लेकिन अगर 100 में से 15 लोग आ जाएं तो डॉक्टर ये कह सकता है कि दिस इज द सीजन ऑफ फ्लूज और वायरल हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इट इज बेटर देन, ऑल्सो कंक्लूजन विल ऑलवेज बी मोर रिलायबल, राइट? सो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। रिलायबिलिटी इंक्रीजेस, सर्टेनिटी भी बढ़ जाती है। सो यू कैन कंक्लूड और मेक जनरलाइजेशन विथ मोर सर्टेनिटी क्योंकि यू हैव स्टडीड मोर देन वन कंट्री। ओके, सो ऐसे स्टडीज भी हुई हैं और पीपल हैव स्पेंट लॉट्स ऑफ टाइम ऑन स्टडिंग more than one societies, more than one cases, and they have compared different countries and then come up with conclusions. all right, तो इसमें आप ग्लोबल साउथ के ये सब उसी का आउटकम था, ओके, कि अफ्रीका के देश ऐसे होते हैं, ओके, या फिर ये सब जो आप उस समय के स्टीरियोटाइप्स या जनरलाइजेशंस देखते हैं, दैट वाज आउटकम ऑफ कंपेयरिंग few countries. all right, तो वो अफ्रीका के 4 देश को पढ़ते थे and then they will compare about their political culture or they will make certain judgments about political culture, but it was supposed to be better or more acceptable, reliable than studying just one country. all right, so we call it few case study. Okay, few case studies. And then comes large N. Okay, and this was out and out a result of dissatisfaction that arose out of these two previous comparisons, one country study or one case study and few case study. okay, तो स्टिल जब few cases भी होते थे, 5 कंट्री या 10 कंट्री को कंपेयर करते थे, फिर भी एक लिमिटेशंस था कि ऑल राइट, हो सकता है 5 देशों में ऐसा हो रहा है, बट दैट डिड नॉट गारंटी और दैट डज नॉट गारंटी दैट छठे देश में सेम होगा। okay? या फिर हाउ कैन यू से दैट अगर ये 5 देशों के लिए सही है तो और देशों के लिए सही होगा। टू रिस्पॉन्ड टू दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिजम्स, academicians began to pick up multiple countries, more than 20 कंट्री से ज़्यादा, सो 30 कंट्री, 40 कंट्री, 50 कंट्री, 100 कंट्री। लेकिन ये हुआ तब जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो गए थे, क्योंकि हमने लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझा था, ऑलराइट, कि व्हेन यू पिक अ केस you need to locate, you need to identify the variables जो कि आपके रिसर्च के लिए एप्ट होगा, सुटेबल होगा। ओके, सो व्हाट हैपेंस कि नाउ वन केस जब आप लेते हैं, सो वेरिएबल्स विल बी वेरी इजी टू लोकेट। ठीक है, तो एक ही देश से आपको कुछ वेरिएबल्स चूज करने हैं एंड मे बी दिस इज यू चूज 5 different variables. So it will be very easy to compare. Now you are picking say 5 countries, few cases में, so you have to choose still variables तो आपको चुनने हैं,
सो अगर आप एक देश से 5 वेरिएबल चुनते हैं तो नंबर ऑफ डेटा सेट्स बढ़ जाएंगे, राइट? क्योंकि 5 वेरिएबल्स इसमें भी हैं, बट डेटा सेट्स विल बी, आपको ये पांचों देश से कुछ ना कुछ डेटा सेट डालना होगा, राइट? सो यू आर सीइंग दैट जैसे जैसे केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, वैसे वैसे योर डेटा मल्टीप्लाइज, नंबर ऑफ डेटा सेट्स मल्टीप्लाइज, क्योंकि वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं. सो नाउ इन लार्ज एन, when you are choosing say 30 countries, so variables will be, first the number of variables will increase, second data sets will also increase, and so humanly it was very humongous to analyze all these data. Okay, so एक कंट्री जब आप पढ़ते थे तो हो सकता है सिर्फ 5 वेरिएबल के आप 50 डेटा हो तो यू कैन एनालाइज. 5 देश में भी हो सकता है 50 वेरिएबल हों और कुल मिलाकर 250 डेटा सेट्स हो रहे हैं. विथ लिटिल लेबर हेल्प आप कर सकते थे, बट 30 देशों के डेटा जाएगा थाउजेंड्स में. ह्यूमनली इट इज वेरी कम्बरसम टास्क टू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि रिमेंबर सिर्फ हमें एनालिसिस नहीं करना है, हमें रिलेशन भी ढूंढना है. We need to find the correlation also of different factors, और उसके लिए human mind is very difficult, or it cannot do an analysis on the multiple countries cases. But in 90s और उसके बाद we see the development of computers, software, SPSS, ये सारे softwares आते हैं, Excel आते हैं, and therefore it becomes easier for us, for academicians, to analyze the data of multiple country of large N using the computer, and therefore academicians began to go for large N data sets or large number of cases, right? तो 50 देशों में स्टेटस ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ना चाहते थे, मीडिया फ्रीडम को समझना चाहते थे, या फिर हंगर रेट रेशियो क्या है, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स. इवन टुडे यू सी दैट आता है कि 150 देशों में किसी एक चीज़ को स्टडी की गई और उसके रैंकिंग आए. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज एन स्टडी. एंड रिमेंबर, ह्यूमन माइंड इज अनेबल टू प्रोसेस दिस मच डेटा, एंड देयरफॉर हम उसे, सो वी जस्ट कलेक्ट डेटा. हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हम एक कोहेसिव वे में कलेक्ट करते हैं, वी फीड इट इनटू द सॉफ्टवेयर, हम कंप्यूटर में फीड करते हैं और वो हमें प्रोसेस कर बताता है. ठीक है, तो हम बस उस आउटकम को इंटरप्रेट, री इंटरप्रेट करते हैं. वी आर नॉट डूइंग द मैथ्स. ओके, सो लार्ज एन का एक ये था कि इट केम अप विद द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बट लार्ज एन को एक्सेप्ट क्यों किया गया? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा. So why large N? Okay. So large N. So जब few countries में आए, 5 देश, जैसे कि गैब्रियल आलमंड ने किया, या फिर बाद में चलकर रॉबर्ट पुटनम ने भी एक ही देश को पढ़ा, okay, एंड इस तरीके से बहुत सारे केस स्टडीज था. सो द आइडिया वॉज कि जब आप लार्ज नंबर ऑफ देश को उठाएंगे, केसेस को उठाएंगे, तो यू कैन वेरी इजीली जनरलाइज, राइट? सो इसका जो आउटकम होगा या फिर जो रिजल्ट होगा, यू कैन जनरलाइज, ऑलराइट? इट विल बी जनरल इन आइडिया. फॉर इंस्टेंस, कोविड आया था, ऑलराइट, एंड कोविड वाज डिक्लेयर्ड पैंडेमिक, जो कि पूरी विश्व में फैला. ये कैसे डिक्लेयर हुआ? What was the process? बर्ड फ्लू या फिर ये जो वायरल का सीजन आता है, इसे तो पैंडेमिक नहीं डिक्लेयर किया जाता है, बट कोविड को पैंडेमिक कैसे डिक्लेयर, क्यों डिक्लेयर किया गया? क्योंकि जब केसेस बहुत ज्यादा आने लगे, ऑलराइट, और हर एक देश में आने लगे, देन द डॉक्टर्स डिसाइडेड कि द नंबर ऑफ केसेस आर सो हाई that we can say that this is in a way infecting the entire world.
राइट. सो केस, नंबर ऑफ केस इज वेरी एसेंशियल. सिमिलरली नाउ इस लॉजिक को आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में लाओ कि जब 100 देश को पढ़ रहे हैं और एक ट्रेंड आता है सामने, तो आप कह सकते हो ना कि अगर 100 देश में ऐसा हो रहा है तो ये एक जनरल ट्रेंड है, राइट. कि 100 देश के लोग ऐसे नेता पसंद करते हैं, 100 देश के लोग वेलफेयर पसंद करते हैं, तो हो सकता है और भी बाकी देशों के लोग करते होंगे. तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने से जनरलाइजेशन बिकम्स ईजियर, राइट. ओके, सो academicians are prone to theorize it in an easier way, and it will be considered as authentic. It will be considered as a kind of more valid. Validity बढ़ जाएगी क्योंकि आपसे पूछेगा कि आपने कितने देशों को पढ़ा, वो बोलेगा मैंने 100 देशों को पढ़ा, तो बोलेगा ऑल राइट, देन वी कैन एक्सेप्ट इट. ओके, एंड यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ. सिंपल है कि यू फॉर्म जनरलाइजेशंस ऑल द टाइम. ठीक है, आपके पास दिमाग में कुछ जनरलाइजेशंस होते हैं, राइट. कि फॉर इंस्टेंस आपके पास, आपके दिमाग में जनरलाइजेशंस होता है किसी लोगों को लेकर, उनकी भाषाओं को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर, उनके कि दिल्ली के लोग ऐसे हैं, पंजाब के लोग ऐसे हैं, महाराष्ट्र के लोग ऐसे हैं. सो वी फॉर्म जनरलाइजेशंस बट वी हैव नेवर टॉक्ड टू देम. हो सकता है हमारा कोई दोस्त भी ना हो जो दिल्ली का हो या बंगाल का हो या बनारस का हो या पंजाब का हो, लेकिन हमने सुना है और हमने एक स्टीरियोटाइप अपने दिमाग में फॉर्म कर लिया है कि ये ऐसा ही होता है. अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपने कितने दिल्ली के लोगों से मिला है और तब आपने ये फॉर्म किया है कि ऐसे होते हैं, आप बोलोगे 2 या 1 या 4, बट दिल्ली में करोड़ों लोग हैं. तो हो सकता है 2 लोगों ने आप से मिलने के बाद आपने कंक्लूजन फॉर्म किया, एक ओपिनियन बनाया, लेकिन बाकी 2 करोड़ लोगों का क्या है, वो हो सकता है वैसे ना हो, राइट. तो जब आप कम केसेस रखोगे तो आपके ऊपर डाउट होगा, आपकी वैलिडिटी कम हो जाएगी, आपकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी. लेकिन वही जब आप बोलोगे कि मैंने 1 करोड़ लोगों से बात करके ये बता रहा हूं कि ऐसे होते हैं, तो उसे लगेगा अच्छा 50% लोगों से आपने बात किया है, तो हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन सही हो. आप देखते हो इलेक्शंस होते हैं, एग्जिट पोल्स होते हैं, तो एजेंसीज कहने लगती है कि फलानी पार्टी जीत रही है, इतने वोट आ रहे हैं, इतने सीट्स आ रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन, अगर आप बहुत क्लोजली डिबेट देखते हैं या डिस्कशन देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं जो समझदार लोग होते हैं, आपने कितने लोगों से बात की, राइट. तो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, कि कोई कहता है मैंने 3 लाख लोगों से बात की, कोई कहता है मैंने 6 लाख लोगों से बात की, तो फिर लगता है, फिर सामने वाले को लगता है अच्छा इसका डेटा सही होगा. कोई कहता है मैंने 500 लोगों से बात की कि मैं बता रहा हूँ पूरे देश में क्या चल रहा है, ऑब्वियसली उसका डेटा गलत होने का चांस ज़्यादा है. तो दैट वाज द रीज़न कि लार्ज एन को एक्सेप्ट किया गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, और हमारे पास अब टूल्स था, टेक्नोलॉजी थी कि हम उस डेटा को प्रोसेस कर सकें. Okay, so large N was adopted in order to increase the reliability of our outcomes, our conclusion, our theorization, all right, certainty of our hypothesis. but इसके साथ एक प्रॉब्लम था, okay? और वो प्रॉब्लम था कि जब आपने 1 केस स्टडी देखा, फिर आपने few केस स्टडी देखा, और फिर आपने लार्ज मैनी, इसको मैनी केस स्टडी भी कह सकते हो, हमने कहा कि इसमें जनरलाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट. नो जनरलाइजेशन, आप इसमें जनरलाइजेशन कर ही नहीं सकते हो. जैसे ही करोगे पीपल विल डाउट, पीपल विल क्वेश्चन यू कि बेस्ड ऑन 1 रिजल्ट आप कैसे कह सकते हो सब लोग ऐसे. सिंपल. बट इट वॉज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी. Since we just have to focus on 1 case, इंडिया, जापान, ब्राज़ील, एक देश को, आपके पास समय है, आपके पास वो स्पेस है कि आप उसको बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ सकते हो, आप उसमें बहुत डीप जा सकते हो. बहुत सारे ऐसे एकेडमिशियंस हुए जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी 1 या 2 देश पढ़ने में ही गुजार दिया, राइट.
इंडिया को लॉयड, सुजान रुडोल्फ थे, जेम्स स्कॉट, एंड एलमंड फ्यू केसेस में आते हैं, रॉबर्ट पुटनम। इन्होंने पूरी ज़िंदगी 30 साल 40 साल अपने करियर के सिर्फ एक या दो देश को समझने में गुजार दिए, राइट? जॉन थ्रेज, ऑल दिस, ओके। क्योंकि आपके पास वो स्पेस है कि आप बहुत डेप्थ में जा सकते हो। फ्यू केसेस में आपके पास एक मिडिल ग्राउंड है कि आप डिटेल्ड में जा सकते हैं, ओके, क्योंकि आपको 5 या 10 देश पढ़ने हैं, बट उतने डिटेल में नहीं जा पाएंगे जितना आप 1 केस में जाते थे, क्योंकि आपको ऐसे 5 देशों को कवर करना है। सो सेमाई एक तरीके से आप यू विल ट्राई टू फाइंड अ मिडिल वे, जहां पर कि यू विल ट्राई टू फाइंड आउट certain generalizations but at the same time certain depth, alright? दोनों चीजें आप एक बैलेंस बनाएंगे ताकि आप कुछ ज्यादा भी जाने उस देश के बारे में और कुछ जनरलाइजेशंस के साथ भी आए। बट इन लार्ज एंड यू कैन मेक जनरलाइजेशंस क्योंकि यू हैव सो मेनी केसेस, बट देर इज नो स्पेस फॉर डिटेल्ड स्टडी। आप डिटेल में जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि हाउ आर यू गोइंग टू स्टडी से 100 कंट्रीज? जैसा कि आप एक देश पढ़ने में अगर 2 साल भी लगा रहे हो, सो 100 देश पढ़ने के लिए आपको 200 साल चाहिए। 100 लोगों की टीम होगी नहीं, ये अगर आपको 100 देश पढ़ना है, चलो 200 साल नहीं भी चाहिए, कम से कम 40-50 साल तो चाहिए होगा, नहीं तो फिर वो स्टडी अच्छी नहीं होगी। एंड देयर फोर ह्यूमनली यू कैन नॉट डू दिस, राइट? सो लार्ज केस स्टडीज आर नॉट डिटेल्ड एट ऑल, पहला। और दूसरा कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी सो मच दैट नंबर ऑफ वेरिएबल्स राइट, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ओके। सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे एंड देयरफॉर कुछ भी कॉम्प्रिहेंसिव एक कंडेंस्ड वे में आप आउटकम नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए लार्ज एन में आपके पास सिर्फ एक एडवांटेज है कि आप जनरलाइज कर दोगे, बट बहुत लिमिटेड वे में पढ़ पाओगे, सिर्फ एक एस्पेक्ट या 2 एस्पेक्ट को पढ़ पाओगे, या फिर वैसे ही डेटा कलेक्ट कर पाओगे जिसका कि आप क्वांटिटेटिव वे में एनालिसिस कर सको, ऑलराइट, जिसे आप कंप्यूटर में फीड करो और उससे कुछ आउटकम आए। सो इट विल बी वेरी फैक्चुअल स्टडी, अ वेरी quantitative study, alright? So there might not be any normative claim that you will be able to make, okay? You cannot make certain claims which will be say a value laden, alright? So this is the advantages. So आप देख रहे हैं कि advantages and disadvantages of all kinds of study because of large and small n and few n. Comparative politics में ये तीनों ही, alright? So these 3, ये हो, इस्तेमाल आज भी किया जाता है। People use, academicians use according to their preference, according to their resources, according to their interest. They are still employing these 3 cases techniques to compare, alright? But you have to remember that this is how comparison is done, okay? And across the world, this is how you come, okay? So you basically today you decide based on your interest. So you have to, अगर आपको किसी देश को डिटेल्ड वे में जानना है तो आप 1 का केस स्टडी लोगे या फ्यू ले लोगे, ठीक है, लेकिन आप 2-3 रखोगे, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज यू वांट टू नो इन डिटेल्स। बट सपोज यू हैव टू फाइंड सर्टेन पैटर्न, सर्टेन जनरलाइजेशंस कि दुनिया में क्या चल रहा है, वैसे देशों में क्या चल रहा है जो लोकतांत्रिक है, तो आपको उसके लिए लार्ज केसेस लेने पड़ेंगे। सो यू विल गो फॉर लार्ज एन, राइट? सो बेस्ड ऑन योर नीड्स, योर प्रेफरेंसेस, यू पिक। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी इररेलेवेंट हो गया है, ओके, या कोई भी ज़्यादा रेलेवेंट है। इट इज़ अप टू अस दैट वी पिक बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स, ओके। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर। बट रिमेंबर, जो लास्ट लेक्चर्स में हमने, लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में, कि all those will be same,
कि आप लार्ज एंड लो, वन कंट्री लो या फ्यू कंट्री लो, you have to make sure that unit of analysis remains the same in one kind of study. All right, it is in a way जो टूल्स हैं वो भी एक जैसे रहेंगे, यूनिट्स ऑफ एनालिसिस एक जैसे रहेंगे, वेरिएबल्स आपको बड़े ही केयरफुली चूज करने पड़ेंगे. वेरिएबल्स यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपके रिसर्च प्रॉब्लम के साथ वेरिएबल्स का कुछ रिलेशन है भी या नहीं. ऑल राइट, इज इट ट्राइंग टू हेल्प योर आंसर, help your research problem. Okay, all these things. So ये आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा. So those are the methods, framework of your study, and these are in a way manifestation कि आप कैसे करते हो and how you compare. All right. So I hope this is clear. If you have any doubt, post the questions in the comment. We are also preparing notes and we will be putting on our Substack. So you can subscribe our channel on the Substack as well, or our page. You can subscribe our WhatsApp channel. We will be putting there the PDF of all these notes. Keep the sixth sense alive. Thank you.